जिस दिन शादी थी उस दिन बाराती मेरे घर पे आने से पहले मेरे ही पड़ोस के जिसने मेरे पापा का हत्या किया, उसी आदमी ने अपना केस को मैनेज करने के लिए वो अपना चचेरा भाई का ही मर्डर कर देता है। तो मेरी बहन की शादी थी सर, और हम सब लोग शादी में इन्वॉल्व थे। और सोचिए 11 बजे रात में जिस टाइम बाराती आया, उस टाइम हम लोग का नाम दिया है कि 8 लोग मर्डर करके सामान लहराते हुए भाग रहा था। देखिए, जिंदगी के 19वें पड़ाव पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं करने के लिए, और जब हम उम्र के 19 साल के हो जाते हैं तब हम जिंदगी जीना सीखते हैं। हमें बहुत सारी उम्मीदें लगी रहती हैं। हमें परिवार के लोगों को भी उम्मीद रहती है कि अब लड़का 19 साल का हो गया है तो अब जिंदगी जीना शुरू करेगा, सही गलत का फैसला जानना शुरू करेगा, अब इसे आगे क्या करना है वो भी ये खुद फैसला तय करेगा। लेकिन 19 साल के उम्र में अगर आपके ऊपर में कोई ऐसा कलंक लग जाता है तो आपकी जिंदगी समझिए एक तरीके से तो बर्बाद हो ही जाती है, क्योंकि वो वक्त होता है हमें संभलने का, हमें आगे बढ़ने का, लेकिन उसी वक्त में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारी जिंदगी में जो हमें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती हैं और हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी के लगे 19वें पड़ाव के उस तबके में कहीं ना कहीं इंसान डीमोटिवेट हो जा ही जाता है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, लखीसराय से ये पहुंचे हुए हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे। इनके ऊपर में एक आपराधिक मामले जो हैं वो लग गए हैं, जो 19 वर्ष की उम्र में इनके ऊपर में लगे। क्या मामला था, कैसे लगा, क्या कुछ हुआ वो घटना, सारा एक्सप्लेनेशन हम इनसे ही लेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा घर लखीसराय के लाखों चक गाँव है। क्या हुआ था मनीष जी 19 साल की उम्र में आपके साथ में? सर, सबसे पहले तो मैं 2012 में इंटर की परीक्षा पास किया हूँ, फर्स्ट डिवीज़न 70% मार्क्स के साथ, और उसके बाद मैं कोटा चला गया पढ़ाई करने के लिए। जब मैं उधर से रिटर्न हुआ तो मेरा जेई मेन का एग्ज़ाम था। तो जेई मेन के एग्ज़ाम का वही 5-7 दिन लगता है। जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मैं दूसरा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उसी बीच मेरे पिताजी की हत्या कर दी जाती है लाखों चक गाँव में ही। और हम जब गांव आते हैं उसके बाद जब देखते हैं ये सारा परिस्थिति मेरे साथ हो जाता है, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे भी नहीं पाता हूं, और मैं वहां से मेरा लाइन ही बदल जाता है सर। मैं उस दिन के बाद से मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर मैं बीएससी एमएससी के चक्कर में, मतलब कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के चक्कर में घूमते फिरते हैं। उसके बाद मेरा मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है सर, मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद मेरी एक बड़ी बहन जिसकी शादी करनी थी, तो घर से प्रेशर आता था कि देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप भी नहीं है, तुम्हारे पिता भी नहीं हैं, और तुम्हारे पीछे कोई है नहीं, इसीलिए तुमको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, इसीलिए तुम अपनी सिस्टर का शादी कर दो। तो मैंने अपनी सिस्टर की शादी एक वहीं आसपास के ही गांव में, जमुई ज़िला में ही अपनी सिस्टर की शादी किया। और वहां से जब जिस दिन शादी थी उस दिन बाराती मेरे घर पे आने से पहले मेरे ही पड़ोस के जिसने मेरे पापा का हत्या किया, उसी आदमी ने अपना केस को मैनेज करने के लिए वो अपना चचेरा भाई का ही मर्डर कर देता है, और मेरे पूरे परिवार को सर उसमें फंसा दिया जाता है। इवन मेरे दादाजी को, मेरी बहन की शादी थी सर, और हम सब लोग शादी में इन्वॉल्व थे। और सोचिए 11 बजे रात में जिस टाइम बाराती आया, उस टाइम हम लोग का नाम दिया है कि 8 लोग मर्डर करके सामान लहराते हुए भाग रहा था। सर, मैं बाराती का सेवा करता या फिर हम उसका मर्डर करने जाता? और जिस लड़के का मर्डर का मामला है सर, वो मेरे पास से गुजरता था। अगर हमको मर्डर ही करना रहता तो हम उस आदमी का मर्डर पहले नहीं करते, बाद में नहीं करते? क्या शादी के दिन हम उसका मर्डर करते? ये कब की घटना है, जब शादी वाली जब ये हुई थी? ये कौन से ईयर की बात? ये सर 2014 का, एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं, लेकिन 10 कुछ तारीख था सर, और उसी दिन रात की घटना है, 2014 की घटना है। तब उम्र आपकी कितनी थी उस टाइम? सर मेरी उम्र 19 साल थी। 19 साल थी आपकी उम्र। हाँ, उसके बाद सर मैं फिर भी हमको लगा कि चलो जो गलत है
हमको यह कितना दिन तक पीछा करेगा। कोर्ट कचहरी का मामला है, जल्दी से निपट जाएगा। उसके बाद फिर भी मैं अपनी तैयारी में लगा रहा सर। उसके बाद सर मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी, कुछ दिन मैं बीपीएससी का क्लास किया। उसी बीच में सर मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी जेम के एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई किया। तो मेरा ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न होने के कारण मेरा एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में सर एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ था एमएससी और पीएचडी के लिए, तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाया सर। उसके बाद मेरा 2018 में फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एमएससी में एडमिशन ले लिया। इसी दरम्यान सर मेरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लेबोरेटरी असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ, जिसमें सर पूरे उस पूरे जो टाउनशिप था, उस पूरा जो मतलब कलपक्कम का था, वहाँ पे सिर्फ 5 सीट था सर। 5 सीट में मेरा एक ओबीसी में सर मेरा एक सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सर जब वहाँ पे पूछा गया कि किसी बच्चे पर कोई केस मुकदमा भी है, तो और सर मैंने उसमें पढ़ा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर किसी बच्चे पे केस मुकदमा रहता है सीबीआई वेरिफिकेशन के दौरान, अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आपको जो पेमेंट मिलेगा विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सर मैं एक बहुत गरीब तबके के परिवार से आता हूं। मेरे पापा के जाने के बाद मेरे ऊपर, मैं 3 भाई 3 बहन मेरी है, सबकी जिम्मेवारी सर मेरे ऊपर है। और इस कारण से मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता सर, मेरी जॉब हो जाती, तो आज सबका पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चलता सर। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना हूँ सर। मैं किसी तरह से अपनी बहन को मैं ग्रेजुएशन करवा दिया हूँ। 1st डिवीज़न से मेरी बहन भी पास कर गई है सर। और मैं दोनों भाई को पटना के ही एक साउथ पॉइंट स्कूल में सर क्लास करवा रहा हूँ, और वो भी 3-4 क्लास में दोनों भाई पढ़ रहा है सर। और मैं यही चाहता हूं कि सर कि मेरा जो भी प्रशासन लोग हैं, अगर उस टाइम भी 2014 के टाइम में भी जिस टाइम मेरे ऊपर केस हुआ था, उस टाइम अगर प्रशासन के लोग इस केस का सही से जांच करते सर, तो मैं एकदम बरी हो जाता। और पूरा गांव का लोग कह रहा था सर कि देखिए ये जिस आदमी को आप पकड़ कर ले जा रहे हैं वह पूरी तरह से निर्दोष है। लेकिन प्रशासन एक भी किसी की नहीं सुनी सर, मुझे जेल में डाल दिया गया। खैर कोई बात नहीं है सर, उनको शक था, हमको जेल में डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको अच्छे से वेरिफिकेशन करके हमको सर क्लीन चिट देना चाहिए था उनको। लेकिन हम सर कानून पे, पुलिस पे, सब पे विश्वास करते रहे, और पुलिस मेरे ज़िंदगी के साथ खेल गई सर। हमारे तो पास के जो गोतिया में है वो लोग तो हमको नीचे दबाना चाहता ही है सर। गोतिया मेरे दादाजी के बड़े भाई का बेटा पोता सर, हमको तो बर्बाद करना चाहता ही है। लेकिन साथ साथ हमको पुलिस और प्रशासन भी नहीं सपोर्ट किए सर। मेरे पापा के केस में जो आरोपी है सर, वो लड़का नाबालिग था, और उस लड़का को कोर्ट ने सेटिंग के तहत उस लड़का को रिहा कर दिया, और आज उसका तारीख भी नहीं चलता उस लड़के का। और हम लोग जब कागज़ मांगने गए उसका, तो वो नहीं मिल पाया सर। मैं यही अब कोर्ट से विनती करूंगा, पुलिस प्रशासन से विनती करूंगा कि मेरा जल्दी से जल्दी ट्रायल कंप्लीट करवा दिया जाए सर, और मेरा ज़िंदगी बकस दिया जाए सर। कारण कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा तैयारी पिक पे है सर। मैं लगभग सब एग्ज़ाम में, इधर भी मैं लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश में सर मेरा चयन हुआ है, मुख्य परीक्षा में देकर आया हूं, और मेरा सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है सर। मैं 2-4 एग्ज़ाम दे रहा हूं, इवन बीपीएससी का भी पीटी मैं बार निकाल रहा हूं सर। मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए श्रीमान से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे केस पर एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देकर मेरा केस को अच्छे से, और 5-10 लोग जो हमारे गांव के मुख्य लोग हैं उससे मेरा प्रवृत्ति जानकर हमको यहाँ से छुटकारा दिला दीजिए सर, ताकि हम अपने परिवार का, हम अपने छोटे भाई का, हम अपनी बहन का अच्छे ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। मेरे कारण सर मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। मेरे पापा मेरे पीछे पढ़ाने में 10 लाख से ऊपर रुपया खर्चा किए। उसके बाद भी मैं नहीं चाहता हूँ कि सर उतना पैसा खर्चा करने के बाद मैं अपना ज़िंदगी को इसी तरह से बर्बाद कर दूँ। मैं आज NBC 24 में आया हूँ ताकि हमारी बात सब लोगों के तक पहुँचे और मुझे न्याय मिल सके। तो मनीष जी नाम बताया आपने, मनीष है, लखीसराय से आए हैं। इनके ऊपर में गलत तरीके से आपराधिक छवि इनका दिया गया है। उन लोगों ने दिया जिन्होंने आपके पिता की हत्या की। यस सर, हाँ, जिसने मेरे पिता की हत्या की वही लोगों ने अपना चचेरा भाई को ही मारकर और मेरा नाम इसमें दिया है। और ताकि ये इसका, हाँ, उस पहले भी बोलता था सर कि जिस तरह से मैं जेल गया हूँ उसी तरह से तुम्हारे परिवार को जेल में ठेलूँगा।
क्या एफआईआर में लिखा गया था उस वक्त, जब कोई कौन देखा था, कौन एफआईआर में लिखवाया था? सर उस एफआईआर में लिखा हुआ था कि मेरा बेटा बाथरूम के लिए गया रेलवे लाइन के तरफ, जो कि मेरे घर से सर 700 मीटर के 500 या 700 मीटर के बीच में सर दूरी है, और मेरी शादी जिस तरफ रेलवे लाइन है उस तरफ लाइट लगा हुआ भी नहीं था सर, और उसके अपोजिट पंडाल बना हुआ था सर, उसी में लाइट लगा हुआ था। और उसके बाद जब हम बाराती लेके घर पे पहुंचे तो हमको पता चला कि उधर गोली चला है रेलवे लाइन के तरफ। तो हम पता किए कि क्या है, नहीं तो हम लोग को नहीं पता चला सर। फिर हम अपना शादी में लग गए सारा परिवार। उसके बाद कुछ देर के बाद जो मेरा घर के बगल में जिसके बेटा का मर्डर हुआ था, वो हम लोग के घर के तरफ गाली गलौज करने लगा। तब फिर हमको लगा कि वो लगता है कि उसी के घर से किसी को कुछ हुआ है। तब फिर जब उधर से हम लोग को पता चल गया तो फिर हम लोग क्या किए कि हो सकता है यहाँ पे भी बाराती को भी कोई परेशानी करे ये लोग, तो हम लोग अपने छत पे सारे लोग को लेकर चले गए और सारे लोग को बोल दिया कि इधर कोई आपराधिक तत्व के लोग नहीं आ पाए, इसलिए सब लोग को बोले कि थोड़ा अलर्ट रहिएगा, शादी खाली संपन्न हो जाए किसी तरह से। तो मैं सर शादी के समारोह में लग गया और हमारी सिस्टर की शादी जल्दी सर किसी तरह से, जब वैसा माहौल रहता है तो बहुत अच्छे ढंग से शादी नहीं हो पाती है, किसी तरह से सर शादी उदी हुआ। और उसके बाद सुबह में पुलिस आके हम लोग को सर परेशान करने लगी। अगर पुलिस में एफआईआर के टाइम में भी सर जिसके घर में ये घटना हुआ वो अपने घर में एकदम अंदर में ले जाके पुलिस से एफआईआर नोट करवाया। अगर उस आदमी को सब चीज़ ट्रांसपेरेंट रखना था, अगर हम आपराधिक तत्व के लोग थे या हम इस घटना को अंजाम दिए तो वो लोग सामने बोल सकते थे। वो अपने घर में अंदर में ले जाकर पुलिस से एफआईआर लिखवाए। पुलिस से एफआईआर लिखवाने के बाद जब हम लोग के घर में आकर मेरे अंकल को हम लोग को जब परेशान करने लगे तो हम लोग बोले कि देखिए जब तक लड़की विदा नहीं होती है तब तक हम किसी कंडीशन में नहीं जाएंगे, चाहे आप लोग जो कीजिए। तो फिर हम लोग भी अपना डटे रहे। तो हम लोग को सर इतना हेल्प उस टाइम पुलिस की कि बोली ठीक है आप लोग अपने लड़की को विदा कीजिए, लेकिन आप लोग कहीं भागिएगा नहीं, आप मेरे साथ चलिएगा। बोले ठीक है सर, लेकिन मेरे साथ न्याय होना चाहिए सर, जिस तरह से मैं गलत में मुझे फंसा रहा है। मुझे बोला कि आप पुलिस पे विश्वास रखिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। और हमको पता है कि यह घटना आप लोग नहीं किए हैं, आपके परिवार को फंसाने का कोशिश किया है ये लोग। उसके बाद फिर हम लोग उस लड़की को विदा किए और फिर हम पुलिस के पास गए। पुलिस सर हमको अरेस्ट करके ले गई। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट भी किए, थाना में भी रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोग एकदम निर्दोष हैं, आप पता कर लीजिए उसके बाद हमको जेल में डालिएगा। लेकिन सर इसका एक भी पुलिस नहीं सुनी और हम लोग को अंदर कर दिया। 4 महीने लगभग जेल से निकलने के बाद जब बाहर आए तो बहुत सर उस टाइम बहुत छोटे थे हम, मात्र मेरा तो जस्ट 19 साल एज हुआ था। हमको बहुत सारी चीज़ इसके बारे में जानकारी नहीं थी सर। मैं उस टाइम बड़े ऑफिसर से मैं मिल भी नहीं पाया कि उनसे हमको कुछ मदद मिल पाए। उस टाइम उतनी समझ मेरी नहीं थी सर। लेकिन आज मैं सर इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम भीख मांग रहे हैं आप लोग से कि कम से कम मेरी ज़िंदगी बख्श दीजिए। जो कि मेरा पापा चाह रहे थे, मैं उनके सपना को मैं पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरा सर जल्दी से जल्दी ट्राई करके मुझे दोषी ही करार कर दिया जाए, ताकि हम इस तरह से अपना तैयारी भी करें और दिन रात टेंशन में रहते हैं कि मेरा क्या होगा, वेरिफिकेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कम से कम ये तो क्लियर हो जाए कि नहीं हमको कानून ने बिना मतलब का ही हमको दोषी करार दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये करने को तैयार हैं। तो ये प्रशासन से लगातार मदद भी मांग रहे हैं मनीष हैं लखीसराय से। जो आरोप इन्होंने बताया वो वाकई में बेहद तरीके से जांच करने की ज़रूरत है। बहरहाल कोर्ट का मामला है, ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट इस मामले को अच्छे तरीके से देखेगी और हमें विश्वास है कि मनीष जी को न्याय ज़रूर मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।